नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की राजनीति रैली में मची भगदड़ ने पूरे देश को हिला दिया। भारी भीड़, अफरा तफरी और लापरवाही से एक पल में बता दें कि कई जिंदगियां छीन ली गई, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या भीड़ प्रबंधन की पूरी तरह अनदेखी हुई? और क्या स्टार पावर के आगे सुरक्षा इंतजाम नाकाम पड़ गए? ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हादसा के कारणों की जांच की जा रही है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। करूर का वो मैदान जहां अभिनेता से नेता बने विजय के लिए उनके समर्थक एकत्र हुए थे, देखते ही देखते मातम का मैदान बन गया। करूर में एक्टर विजय की रैली का समय दोपहर 3 बजे से शाम 10 बजे तक निर्धारित किया गया था। ऐसे में लोग सुबह 11 बजे से ही मैदान पर एकत्रित होने लगे। विजय रैली में काफी देर से पहुंचे और तब तक भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। विजय शाम को लगभग 7:40 पर मैदान में पहुंचे। लोग घंटों से भूखे प्यासे विजय के इंतजार में बैठे थे और उनको देखते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, चीख पुकार गूंज उठी और भगदड़ में कई मासूम जिंदगियां दम तोड़ गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 48 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 90 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों की लंबी कतारें करूर के अस्पतालों में देखी जा सकती हैं, जहां हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इन मौतों को रोका नहीं जा सकता था? हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार अलर्ट मोड पर आई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और जांच के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी संवेदनाएं जताते हुए पीड़ितों के परिवारों को ढांढस बंधाने की कोशिश की। वहीं खुद विजय ने सोशल मीडिया पर अपना दिल टूटने की बात कही और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर करूर की रैली में हालात इतने बिगड़े कैसे? सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिस मैदान में कार्यक्रम आयोजित था उसकी क्षमता 10,000 लोगों की थी, लेकिन मैदान में करीब 30,000 लोग जमा हो गए। कई लोग सुबह से ही भूखे प्यासे वहां बैठे थे और जब विजय करीब 7:30 बजे मंच पर पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हो गई। विजय ने भीड़ की प्यास बुझाने के लिए अपने हाथों से पानी की बोतलें फेंकी, लेकिन उसी दौरान अफरा तफरी मच गई। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम की भारी चूक इस त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनी। करूर की ये त्रासदी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। जब किसी नेता या सेलिब्रिटी की रैलियों में लाखों की भीड़ जुटती है तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? क्या भीड़ नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और मेडिकल सुविधाएं मौके पर मौजूद रहती हैं, या फिर लापरवाही हर बार किसी न किसी अनहोनी की वजह बन जाती है? गृह मंत्रालय ने भी तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट तलब की है और जांच आयोग के निष्कर्ष आने तक देश भर की निगाहें इस मामले पर टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। देश में बड़े सार्वजनिक आयोजन में भीड़ प्रबंधन पर फिर से सवाल उठ गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करूर भगदड़ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें कई युवाओं की जानें चली गई। उपराष्ट्रपति ने लोगों से विनम्र निवेदन किया है कि जब वे इतनी बड़ी भीड़ में हो तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले यह हादसा बेंगलुरु में भी हुआ था और अब करूर में हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नंदनगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ्लाईओवर सालों से अटका हुआ था और जिसे उनकी सरकार ने अब समय में पूरा किया है। 180 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह फ्लाईओवर अब जनता के लिए समर्पित किया गया है और इसके साथ ही सीएम ने इसे सेवा पखवाड़े की नई सौगात बताते हुए कहा कि दिल्ली वासियों को अब यातायात में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और बड़ी सुविधा मिलेगी। काम सालों से रुका हुआ था, अटका हुआ था, हमारी सरकार ने आते ही अल्पकालिक समय में उसका फॉलोअप किया और जनता को आज 180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया नंदनगरी फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। सेवा पखवाड़े में आज एक नया काम, एक नई सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने आज दिल्ली को सौंपा है। मैं यमुना पार के
अपने सभी जनता को, सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देती हूँ नंद नगरी फ्लाईओवर को के समर्पण की भी और 300 ईवी बसेस के शुरू होने की भी। यमुना पार दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगा के सारे काम करेगी और यहाँ के विकास को। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में फुट ओवरब्रिज की आधारशिला रखे जाने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की वजह से पहले ये ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। मनोज तिवारी ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए जरूरी इस परियोजना को केजरीवाल की राजनीतिक रंजिश के कारण विलंबित किया गया। अब जब मुख्यमंत्री ने खुद इसका शिलान्यास किया तो ये स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने सरकार से अपील की कि भविष्य में राजनीतिक हित से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दी जाए। आज जो ये गगन सिनेमा फ्लाईओवर की शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी को मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली की सरकार काम कर रही है, इसका लाभ किस प्रकार से लोगों को मिल रहा है, इसका एक वानगी है। मैं आज मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि ये फ्लाईओवर एक लंबे समय से, जब मैं लिख रहा था 22 तक, 23 में एलजी साहब के इंटरवीन करने से ये फ्लाईओवर पास हो गया, फ्लाईओवर अवार्ड हो गया, फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया। लेकिन उससे अरविंद केजरीवाल जी इतने गुस्सा थे। ये दो केस है, एक इस फ्लाईओवर का, एक शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का, कि उन्होंने अड़चन पैदा करने के लिए 27 पेड़ काटने का ऑर्डर चूंकि उनके हाथ में था, उन्होंने देने से साफ मना कर दिया। और आपको जो शब्द मैं बोलूंगा ना, वो आज मीडिया सुन करके हैरान रह जाएगी। मुझे सत्येंद्र जैन ने एक लाइन बोली थी कि जाओ सीबीआई से करा लो। आप सोचो, तुमको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था, आप हमको फ्लाईओवर बनाने के बाद क्या खाली भाजपा के लोग थोड़े इस पे चढ़ेंगे? उसके बाद भी रोका गया। और जैसे सरकार बदली, मैं मीडिया के थ्रू अपने क्षेत्र को और पूरे दिल्ली देश को बताना चाहता हूं कि 27 पेड़ों को रीलोकेट करने का, क्योंकि अब हम पेड़ खाली काटते नहीं हैं, पेड़ काटे तो एक पेड़ के बदले 20 पेड़ लगाते हैं। इसीलिए प्रवेश वर्मा ने कहा पेड़ काटने की आवश्यकता है तो उसको फोटो अपलोड करिए ताकि उसके बदले हम 20 पेड़ लगा सकें। उत्तर प्रदेश के बहराइच समेत कई जिलों में इन दिनों खौफ का नाम बन चुका है भेड़िया आतंक। भेड़िए के हमले ने न सिर्फ ग्रामीण इलाकों को दहशत में फैला दिया है, बल्कि मासूम जिंदगियां भी निकल ली हैं। पिछले साल 10 जानें गई थी, इस साल अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और घायल हुए हैं 16 से ज्यादा ग्रामीण। भेड़िए की छाया से बता दें कि ये गांव हर जगह लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और इस बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया और पीड़ितों की पीड़ा सुनी। सीएम का साफ संदेश है कि भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक, वरना गोली मार दी जाए। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे कि भेड़िए का आतंक और सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बहराइच की तस्वीर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगती। घने जंगलों के बीच बसे गांव, मासूम बच्चों की खिलखिलाती हंसी और अचानक सुनाई देती चीखें, क्योंकि यहाँ आतंक का दूसरा नाम बन चुका है भेड़िया। पिछले साल 10 ग्रामीण इस खूंखार शिकारी का शिकार बने थे। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस साल अभी तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 16 से ज्यादा लोग घायल हैं। गांव के हर कोने में दहशत का साया है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, औरतें खेतों में अकेले जाने से हिचक रही हैं। शाम ढलते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक सिर्फ एक भेड़िया पकड़ा गया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि कई भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले साल 5 भेड़िए पकड़ में आए थे, लेकिन आतंक थमा नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द सुना, बच्चों को चॉकलेट और ग्रामीणों को राहत सामान बांटा। ग्रामीणों ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो मुख्यमंत्री ने तुरंत आश्वासन दिया, सरकार हर पीड़ा में आपके साथ खड़ी है।
लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री ने अफसरों को 2 टूक आदेश दिए, जहां उन्होंने कहा कि भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक, वरना गोली मार दी जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान ने ग्रामीणों के मन में नई उम्मीद जगाई। लोगों को भरोसा है कि अब सरकार उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में जंगल और इंसान के बीच ये जंग अब थमेगी? क्या इंसान फिर से बेखौफ होकर खेतों और सड़कों पर निकल पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में यह खूंखार शिकारी और भी ज्यादा जिंदगियां निगल लेगा? हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भेड़िया पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, उन सभी घायलों को भी प्रशासन उनके उपचार की व्यवस्था और उन परिवारों को भी मेरी ओर से 50-50 हजार रुपए की सहायता उन्हें उपलब्ध करवाने में तत्काल कार्रवाई कर दें। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के माध्यम से सहायता उन पीड़ित परिवारों को अवश्य प्राप्त हो जाए। ग्रामीणों की माने तो भेड़ियों का झुंड अक्सर जंगल से निकलकर बस्तियों तक आ जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि भेड़िया पहले बच्चों पर हमला करता है क्योंकि वे आसान शिकार होते हैं। माता पिता अब अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय डरते हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूर हथियार और डंडे लेकर जाते हैं ताकि किसी तरह अपना बचाव कर सके। वन विभाग का दावा है कि अब तक कई टीमें तैनात हैं, कैमरे लगाए गए हैं, पिंजरे बिछाए गए। पिछले साल 5 भेड़िए पकड़ में आए थे। इस साल भी एक भेड़िया पकड़ में आया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि असलियत में जंगलों में भेड़ियों की संख्या कई ज्यादा है। लोगों का गुस्सा यही है कि सरकार और वन विभाग सिर्फ कागजी दावे कर रहे हैं, जबकि हकीकत में भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सिर्फ बहराइच की समस्या नहीं है, पूरे देश में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। जंगल घट रहे हैं, इंसानी बस्तियां बढ़ रही हैं, जानवरों का प्राकृतिक आवास छिन रहा है। ऐसे में जानवर भोजन और जगह की तलाश में गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है इंसानों और जानवरों दोनों को। भेड़िए के आतंक हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है। सरकार के सामने फिर से चुनौती आई है। एक तरफ ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, दूसरी तरफ जंगल और वन जीवों को भी बचाना है। सीएम का आदेश है, इंसानों की जान से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन अगर समाधान सिर्फ गोली से निकला तो जंगल का संतुलन और भी बिगड़ सकता है। यानी जरूरत है एक लंबी रणनीति की, जहां जंगल और गांव के बीच बफर जोन बने, जहां वन विभाग की टीमें ज्यादा सक्रिय हों और जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहें। बहराइच के जंगलों में फैल रहा आतंक हमें चेतावनी देता है। यह बताता है कि जब प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ता है तो सबसे पहले उसकी मार इंसानों पर पड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश ग्रामीणों के लिए राहत है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या भेड़िए का आतंक थमेगा? क्या बहराइच के गाँवों में फिर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजेगी, या फिर आने वाले दिनों में यह दहशत और भी गहरी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बता दें कि महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के जरिए सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बिहार के स्थायी निवासी होना जरूरी है। योजना सभी धर्मों और जातियों के लिए है और इससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता के साथ कार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महिलाओं के उनके उत्पाद तैयार करने से लेकर मार्केटिंग और बिक्री तक की प्रक्रिया में मार्गदर्शन मिलेगा। योजना का यह पहलू सुनिश्चित करता है कि महिलाएं न केवल रोजगार पाएं बल्कि अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की क्षमता भी विकसित करें। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधा 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जाएगी। कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि न सिर्फ आर्थिक मदद है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार की राह पर आगे बढ़ाने की एक बड़ी पहल है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में सीधे 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों तक पहुंच जाएगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से न केवल वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि महिलाओं तक समय पर सहायता भी पहुंचेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत ही बड़ी शक्ति है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना से अब तक 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं और अभी एक साथ इन बहनों के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे देश में जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। अब रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे दंत मंजन, साबुन, शैम्पू, घी और खाने पीने की चीजें, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, त्योहारों में पहनने के लिए कपड़े और जूते, इनकी कीमत भी कम हो गई है। घर और रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। बहनों के बोझ को हल्का करना, उनके चेहरे पर त्योहार की खुशी बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार इसे अपना दायित्व समझो। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की
सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही है, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है। और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है। और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी, तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे आपके साथ राज्य सरकार ने ग्रामीण हाट बाजारों को विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि महिलाओं के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। यह कदम न केवल उत्पादकों की आजीविका को बढ़ावा देगा, बल्कि बिहार की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा। स्थानीय बाजारों में महिला उद्योगों के उत्पादों की उपलब्धता से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के शुभारंभ के दौरान कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ परिवारों या किसी विशेष वर्ग पर नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के विकास पर है। ये योजना महिलाओं के लिए न केवल रोजगार देती है, बल्कि समाज में उनके महत्व और भागीदारी को भी मान्यता देती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम महिला सशक्तिकरण और बिहार में सामाजिक दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। योजना के शुभारंभ के दौरान महिलाओं, स्थानीय अधिकारियों और स्वयं सहायता समूह की प्रतिक्रियाएं भी उत्साहजनक रही। महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी। स्थानीय अधिकारियों ने भी इसे बिहार की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और आश्वस्त किया कि योजना पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू की जाएगी। लंबी अवधि में ये योजना बिहार की महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार देने और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने का माध्यम बनेगी। स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ग्रामीण बाजारों के माध्यम से महिलाएं अपनी आजीविका को मजबूत कर पाएंगी। योजना का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बनता हुआ नजर आएगा।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास की नई दिशा भी तय करेगी। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता के साथ महिलाओं को घर से बाहर निकलकर रोजगार और उद्यम की नई संभावनाओं से जोड़ना है। अब देखना यह होगा कि कितनी महिलाएं इसका लाभ उठाती हैं और इस योजना का वास्तविक असर बिहार के समाज और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।